Hey guys, welcome to Prelims View. कंप्लीट इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो लास्ट लेक्चर थी वो थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है। हमारा 11th लेक्चर को आप सभी जाकर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जो कि है कंप्लीट इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत नाम से। ओके, मेरे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स है ऑन दिस कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज, उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने चैनल पर, उस पर आप देख सकते हो। विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारे इस 12th लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में जिस टॉपिक को हम देखने जा रहे हैं उसका मेन टॉपिक जो है वो है गवर्नमेंट के सिस्टम्स। ओके, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है एंड इंडिया में के अंतर्गत हमारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी है, तो उसको हम देखेंगे। ये सभी आते हैं पार्ट सेकंड के अंतर्गत, पार्ट सेकंड, और इसके अंतर्गत आती है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स। और ये 4 से लेकर 5 जो चैप्टर्स है ये सभी डील करते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स के साथ। उसमें से फर्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम, देन है फेडरल सिस्टम, देन 14th चैप्टर होगा सेंटर स्टेट के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। ओके, देन इंटर स्टेट्स रिलेशंस कैसे होते हैं, एंड द लास्ट 16th चैप्टर विल बी ऑन इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं। ओके, ये सभी पार्ट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। तो उनमें से आज जो लेक्चर है हमारा वो होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर। इस लेक्चर में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को डील करेंगे, जो कि एक पार्ट है ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आवर लेक्चर इज ऑन पार्लियामेंट्री सिस्टम विच इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर पार्ट 2। देखिए, एक 12th लेक्चर है हमारा कंप्लीट इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के ऊपर। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होती है उसके अंतर्गत 2 प्रकार की सिस्टम्स होती है। एक तो होती है सेंटर के अंतर्गत और एक होती है स्टेट के अंतर्गत। पार्लियामेंट्री सिस्टम इन सेंटर जो है उसके लिए आर्टिकल 74 एंड 75 दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो आर्टिकल 163 एंड 164 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो डील करता है स्टेट्स में पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ। ओके, ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं कि आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 डील्स विद centers parliamentary system, whereas article 163 and 164 deals with the states. Okay, then next देखिए, अब स्टेट जो है ना उसका क्या मीनिंग होता है, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो वह इसके लिए हम थोड़े जो पॉइंट्स है वो देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गवर्नमेंट होती है ना वो एक एलिमेंट होती है स्टेट का। क्यों एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टेट का एक इलेबोरेटिव मीनिंग है। ओके, स्टेट में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं आती है, गवर्नमेंट एक पार्ट है ऑफ द स्टेट। स्टेट किससे मिलकर बनता है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। ओके, स्टेट हैज 4 इसेंशियल एलिमेंट्स, वन ऑफ विच इज गवर्नमेंट। तो इस 4 इसेंशियल एलिमेंट्स में पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन इज पब्लिक, एक टेरिटरी होती है स्टेट की, एक स्टेट की खुद की गवर्नमेंट होती है, एंड वो स्टेट एक सॉवरेन बॉडी होता है। ओके, ये 4 एलिमेंट्स मिलकर एक स्टेट बनता है, उसमें से एक एलिमेंट है गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट इज ओनली एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। ओके, गवर्नमेंट क्या होती है, एक एजेंसी होती है ऑफ द स्टेट। ओके, एजेंसी ऑफ द स्टेट, एंड स्टेट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट इज कॉन्क्रीट। गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है ओनली बाय पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट है, नहीं। गवर्नमेंट क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक पोर्शन ऑफ द सोसाइटी से मिलकर क्या बनती है, एक स्टेट बनता है। ओके, एक गवर्नमेंट बनती है, और पूरी की पूरी पब्लिक मिलकर एक स्टेट बनता है। पूरा पॉपुलेशन जो होता है ना, सपोज एक आधे स्टेट के अंतर्गत ये पूरा का पूरा अगर ये पॉपुलेशन है, इनसे मिलाकर स्टेट बनता है, और उसमें से कुछ ही लोग मिलकर क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। ओके, मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट इज कंपल्सरी बट नॉट ऑफ गवर्नमेंट। आपके पास स्टेट का डोमिसाइल होना, स्टेट की मेंबरशिप होना तो कंपलसरी है। ओके, लेकिन गवर्नमेंट की मेंबरशिप होनी चाहिए ये कहीं पर लिखा नहीं है, राइट, वो कंपलसरी नहीं है। देन सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू स्टेट नॉट टू द गवर्नमेंट। अब जो सॉवरेनिटी होती है ना वो स्टेट की होती है, स्टेट को स्वतंत्रता है, स्टेट की अखंडता है, स्टेट खुद के डिसीजंस खुद ले सकता है, उसी प्रकार गवर्नमेंट नहीं ले सकता है, राइट। सॉवरेनिटी जो होती है वो स्टेट के ऊपर होती है। स्टेट का मीनिंग यहाँ पर आप एक स्टेट एज अ महाराष्ट्र, एज अ एमपी वगैरह स्टेट की तरह ना लीजिए, एक नेशन को स्टेट कहा गया है यहाँ पर। ओके, अगर हमारा इंडिया है
वो एक स्टेट है, तो उसके पास सॉवरेनिटी, राइट। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, वो खुद के डिसीजंस खुद लेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन वहीं पर हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो काफी सारे मुद्दों पर डिपेंडेंट होती है, पब्लिक के ओपिनियन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो वो खुद सॉवरेन नहीं होती है, राइट। देन टेरिटरी बिलोंग्स टू द स्टेट। अब जो टेरिटरी होती है, लैंड बॉर्डर्स होती है, वो स्टेट को बिलोंग करती है, राइट। द स्टेट हैज सॉवरेन ओनरशिप एंड ज्यूरिसडिक्शन ओवर इट्स टेरिटरी। हमारी टेरिटरी के ऊपर स्टेट की खुद की ज्यूरिसडिक्शन होती है, राइट। लेकिन उसी प्रकार गवर्नमेंट की खुद की कुछ टेरिटरी होती है क्या, कुछ बॉडी होती है, नहीं। स्टेट इज अ टेरिटोरियल एंटिटी एंड टेरिटरी बिलोंग्स टू इट। स्टेट एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है, एंटिटी होती है, और पूरी की पूरी टेरिटरी उस स्टेट को बिलोंग करती है। स्टेट इज परमानेंट, गवर्नमेंट इज टेम्पररी। अब देखिए, स्टेट हमारा भारत जो है वो परमानेंट रहेगा, ओके, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ओके। हमारे भारत के बारे में ये कहा गया है कि भारत जो है स्टेट से मिलकर नहीं बना है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ओके। जिस प्रकार से यूएसए स्टेट आकर यूएसए बना है, कुछ स्टेट्स मिलकर 50 स्टेट आ गए और यूएसए बना दिया। लेकिन यहां पर क्या था, भारत के अंतर्गत स्टेट्स तो पहले ही थे, सिर्फ उनका क्या हुआ है, एक इंडिया के अंतर्गत एक पिरोया गया है उनको, ठीक है। यहां पर अलग अलग स्टेट से ये साथ में आ गए और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिया। ये पहले से ही इंडिया का पार्ट थे और फिर इनसे मिलकर भारत बना है। लेकिन यूएसए में एक स्टेट अलग होकर खुद का देश बना सकता है, उस प्रकार से इंडिया में नहीं। सो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ स्टेट है ये, ओके, कि स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकते हैं, उनका एक यूनियन है इंडिया, ओके। स्टेट्स बिखर नहीं सकते हैं, स्टेट अलग नहीं हो सकते हैं इंडिया से। सो इंडिया का यूनियन कैसा है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। इसलिए कहा गया है कि जो स्टेट होता है ना, वो परमानेंट होता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या होती है, टेम्परेरी होती है। गवर्नमेंट आने वाले 5 सालों में बदल भी दी जा सकती है। गवर्नमेंट गेट डिसॉल्व व्हाइल स्टेट रिमेन्स परमानेंट, राइट। हमारी जो लोकसभा है, हर एक 5 सालों के अंतर्गत क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, और उसके बाद वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और नई गवर्नमेंट आती है, राइट। लेकिन स्टेट जो है, हमारा इंडिया जो है, वो एज इट इज है, वो परमानेंट ही रहेगा, ओके। सो स्टेट परमानेंट होता है, लेकिन गवर्नमेंट्स जो होती है वो बदलती रहती है, गवर्नमेंट्स आती जाती रहती है, लेकिन स्टेट क्या होता है, परमानेंट होता है। इसलिए स्टेट जो है वो परमानेंट है और गवर्नमेंट क्या है, टेम्पररी है। सो गवर्नमेंट इज अ टेम्पररी बॉडी। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के जो भी गवर्नमेंट्स है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें से हम एक दो के बारे में देख लेंगे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या कहा गया है कि उसके 3 अंग है, विभिन्न अंग, जैसे जुडिशरी हो गया, एक हो गया उसका पार्लियामेंट, और एक हो गया उसका एग्जीक्यूटिव। इन तीनों पिलर्स पर वहां का देश टिका होता है। किसी भी कंट्री में ये जो 3 पिलर्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जो कंट्री को फंक्शन करने में मदद करते हैं, ओके। जैसे कि जुडिशरी अगर हो गया, तो उसके पास क्या पावर होती है, पावर टू मेक जजमेंट्स ऑन द लॉ। जो भी लॉज बनेंगे उनके ऊपर जो भी जजमेंट पास करना है, जो भी जजमेंट तय करना है, उनकी पावर जो होती है वो जुडिशरी के अंतर्गत होती है। देन पार्लियामेंट क्या करती है, ये जो लॉज बनाए हैं ये पार्लियामेंट बनाती है, तो लॉज को बनाने की पावर, पावर टू चेंज द लॉ और मेक द लॉ, ओके। एक तो बनाया बनाया जो लॉ होगा, बना बनाया, उसको चेंज भी कर सकती है पार्लियामेंट, या फिर न्यू लॉ भी बना सकती है। सो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि एक न्यू लॉ बनाए या फिर जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनको चेंज करे। उस लॉज के ऊपर जो डिसीजन देना है, फाइनल डिसीजन, उनके ऊपर जो भी जजमेंट देनी है, उसका अधिकार जुडिशरी के पास होता है। और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ये जो लॉज बनाए गए हैं इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इनको पावर टू पुट लॉज इनटू एक्शन, राइट। इनको इम्प्लीमेंटेशन का काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। सो दीज आर द 3 ब्रांचेस, ओके। किसी भी कंट्री की 3 ब्रांचेस होती है, जिसके अंतर्गत सपोज लॉ जो बनाने की प्रोसेस होती है वो आती है पार्लियामेंट के ऊपर, ओके। ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया जो लॉ है वो एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन के अंतर्गत लाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इनको जो है वो जजमेंटल पावर जो है वो जुडिशरी के पास दी जाती है कि ये लॉ सही है या गलत है, या आप बताओ। सो ये 3 पिलर्स है किसी भी कंट्री के लिए, ताकि वो कंट्री अच्छे से फंक्शन कर पाए, ओके।
सो पार्लियामेंट क्या करेगी, लॉज बनाएगी, ये लॉज जाएंगे जुडिशरी के पास, जुडिशरी इनको रिव्यू करेगी, इसके ऊपर जजमेंट देगी, और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लॉज आएंगे एग्जीक्यूटिव्स के पास। ओके, सो इन ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, जुडिशरी के पास पावर होगा कि वो जजमेंट दे लॉज के ऊपर, पार्लियामेंट लॉज बनाएगी या फिर लॉज को चेंज करेंगी, रिपील करेंगी, एग्जीक्यूटिव जो है उनको पुट इन एक्शन करेंगे, लॉज को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, सो सेम प्रकार से हमारे इंडिया में भी है, राइट, हमारे इंडिया में भी क्या है, ये तीन अंग ऐसे ही फंक्शन करते हैं। लेकिन अब हम अमेरिका की तरफ देखेंगे, अमेरिका में भी 3 ब्रांचेस है, राइट। सो ये 3 ब्रांचेस ऑफ द यूएस गवर्नमेंट क्या होती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोवाइड अ सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब यहाँ पर पावर जो है वो सेपरेट की गई है। एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, वो क्या करती है, मेक्स लॉज। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, वो क्या करता है, कैरीज आउट लॉज। ओके, एंड एक होती है जुडिशियल बॉडी। अब इन तीनों का सेपरेट सेपरेट क्या किया गया, फंक्शन दिए गए इन तीनों को, और इनमें सेपरेशन ऑफ पावर से, ओके, टोटली सेपरेट की गई इनकी पावर, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि लेजिस्लेटिव बॉडी जो है उसको कांग्रेस कहते हैं अमेरिका में, जैसे हमारे यहाँ पर जो होती है ना हमारी, ओके, हमारी पार्लियामेंट है, उसी प्रकार पे उनका क्या है, कांग्रेस है, राइट। हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वहां पर कांग्रेस है। कांग्रेस में सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सीनेट जो होगा वो अपर हाउस होगा, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोअर हाउस। हमारे यहाँ पर इसी लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस को क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। ओके, ये अपर हाउस जो होगा वो कभी डिजोल्व नहीं होगा, और जो लोअर हाउस होता है वो डिजोल्व होता है, क्योंकि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, सो इस प्रकार से ये 3 चीजें होती है, ये तीनों मिलाकर क्या करते हैं, 3 मीन्स ये कांग्रेस के ही ये 2 अंग है। ओके, सो ये दोनों मिलाकर क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं। देन एग्जीक्यूटिव के पास क्या फंक्शन है, ये कैरी आउट करते हैं, लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं वगैरह वगैरह। ओके, तो इनका जो अंग है वो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, राइट। प्रेसिडेंट जो है, जैसे यहाँ पर हमारे पीएम हो गए, इनके यहाँ पर प्रेसिडेंट होते, देन वाइस प्रेसिडेंट होते, एंड देन उसके अंतर्गत कैबिनेट होती है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक पीएम होते हुए एक वाइस पीएम होंगे या फिर नहीं होंगे। ओके, ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन पीएम होंगे, उनके अंतर्गत क्या होगी, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होगी, राइट। सो सेम इसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे लॉज को। देन अब ये जुडिशियल जो है, जुडिशरी जो होती है वो इंटरप्रेट करती है लॉज को, राइट। उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू देती है कि ये सही है या गलत है लॉज को। उनके अंतर्गत क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट रहता है और उसके अंतर्गत अदर फेडरल कोर्ट्स होते हैं। सेम यहाँ पर हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होता है और अदर फेडरल कोर्ट्स मीन्स हाई कोर्ट्स होते हैं, अलग 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 हाई कोर्ट्स, राइट। सो यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स दिखाई देता है इन यूएस गवर्नमेंट। ओके, सो हर एक लोगों की, हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बयां करते हैं। सो देखिए, कांग्रेस जो है, देन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक नंबर। देन सीनेट होती है, सीनेट में क्या होते हैं, कैबिनेट होती है, आर्म फोर्सेस आती है, देन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। तो सीनेट यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है, एक इलेक्टोरल कॉलेज, देन ये प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अंतर्गत ये तीनों चीजें आती है, कैबिनेट, आर्म फोर्सेस, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ओके, इनके हेड प्रेसिडेंट होते हैं। देन उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आ गया। ओके, तो ये इंटरलिंक्ड है सब इस प्रकार से कि भाई ये कांग्रेस जो है ये लेजिस्लेशंस बनाएगी। ओके, ये लेजिस्लेशन बनाने के बाद ये जो बंदे हैं प्रेसिडेंट प्लस ये कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, इनको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, जुडिशियल रिव्यूज, उन लॉज को वगैरह देखेगी अच्छे से कि वो फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देन फेडरल यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, देन स्टेट कोर्ट्स हो गए, लेजिस्लेचर हो गया, गवर्नर्स हो गया। अब ये स्टेट वगैरह जो है इनको फेडरल कोर्ट्स वगैरह देखेगी, इनके ऊपर स्टेट कोर्ट्स रहेगी, इनके ऊपर क्या रहेगी, सुप्रीम कोर्ट रहेगी। ओके, सो इस प्रकार से पूरा फंक्शनिंग होता है ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स में इस प्रकार से चीजें चलती है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है हमारे यहाँ पर। ओके, अब देखिए, हम डायरेक्टली देखेंगे कि आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है। सो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 74 जो है वो किससे रिलेटेड डील करता है, सेंटर से रिलेटेड डील करता है। तो उसमें कहा गया है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको एड एंड एडवाइस करने के लिए क्या होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए। ओके, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड
टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर देख के अचंभित मत हो जाना कि भाई यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो राइट, क्यों? प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, राइट। भले ही वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट क्यों ना हो, लेकिन उनको एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। इनके एड एंड एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट जो है वो अपने निर्णय लेते हैं, राइट। सो रियल जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव। लेकिन रियल हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी नॉमिनल हेड जो है वो हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो उनको सलाह मशवरा करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए। सो आर्टिकल 74 डील्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। There shall be a council of minister with prime minister, right, with prime minister at the head, right, कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। ये भी आर्टिकल 74 में ही कहा गया है, राइट, क्लॉज 1 में ही कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट who shall in exercise of his functions act in accordance with such advices। इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? प्रेसिडेंट फंक्शन करेंगे, एक्ट करेंगे। provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। तो प्रेसिडेंट को भी ये पावर दी गई है कि अगर उन्हें लगता है कि जो एडवाइस इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आई है विथ प्राइम मिनिस्टर एज अ हेड, वो अगर उन्हें लगता है कि वो गलत है तो वो उनको एक बार फिर से सलाह मशवरा करने के लिए फिर से उनके पास भेज सकते हैं प्रेसिडेंट, ओके, कि आप इसको फिर से रिकंसिडर कीजिए, ओके, और मुझे भेजिए। लेकिन अगर एक बार रिकंसिडर करने के बाद फिर से अगर वो सलाह मशवरा आ गया प्रेसिडेंट के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा अगर वो चीज भेज दी प्रेसिडेंट के पास, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो बाइंडिंग रहेंगे कि उसको एसेंट दे ना दे वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर दी गई है कि प्रेसिडेंट उस एडवाइस को टेंडर कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन सेकंड क्लॉज ये कहता है कि द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट द एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। जो एडवाइस दी जाएगी इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इस प्रेसिडेंट को, तो वो जो है वो किसी भी कोर्ट में क्या है इंक्वायर्ड नहीं की जाएगी, राइट। सो आर्टिकल 74 डील्स विद टू पैरामीटर्स। फर्स्ट जो है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए और उसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे। सो पीएम प्लस ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए है। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर उनको कोई एडवाइस इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम द्वारा दी जाती है तो वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए इनको वापस भेज सकती है। एंड सेकंड चीज ये है इसके अंतर्गत कि ये जो एड एंड एडवाइस दी जाएगी वो नॉन क्वेश्चनेबल है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, कि इसके ऊपर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है, ओके। सो यही आर्टिकल 74 का कहना होता है, ओके। सो अभी जो आर्टिकल 75 है वो किस बारे में डील करता है? सो दोनों मैंने कहा है कि दोनों जो है वो सेंटर में जो है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में ही है। तो आर्टिकल 75 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो अदर प्रोविजंस ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताता है। 74 तो हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम एज अ हेड एड एंड एडवाइस करेंगी प्रेसिडेंट को। लेकिन इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में इलॉबरेटली आर्टिकल 75 बताता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो अंडर आर्टिकल 75 बताया गया है कि कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, ओके। सो इनको जो ओथ देते हैं ना, अगर आपने देखा होगा कि पीएम को ओथ कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं, ओके। या फिर अगर ये नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जज देंगे, ठीक है। वो भी नहीं है तो कोई भी उस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो भी बेंच होगी उसमें जो भी सीनियर जज होगा वो देगा, ओके। सो इस प्रकार से हायरार्की चलती रहती है। लेकिन आर्टिकल 75 में ये कहा गया है, यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि देयर शैल बी द प्राइम मिनिस्टर और उसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। देयर शैल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, ओके। एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो पीएम जो है उसको तो अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन पीएम के एडवाइस के ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। समझ में आ गया
कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो होगी, उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन उसमें एडवाइस जो है वो किसकी रहेगी? एडवाइस रहेगी हमारे प्राइम मिनिस्टर की, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन अदर मिनिस्टर जो है वो शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राइट। देन सेकंड क्लॉज कहता है कि द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर, भले ही प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर क्या है, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इनको, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक क्या रहेंगे, मिनिस्टर वहां पर ऑफिस में होल्ड करेंगे अपना ऑफिस। ओके, सो अगर क्वेश्चन आता है कि मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, नीचे दिए गए ऑप्शंस को टिक करिए, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, नॉट प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। भले ही जो एडवाइस है वो प्राइम मिनिस्टर ही देंगे, रियल फोर्स जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर ही इनको एडवाइस देंगे कि भाई इस बंदे को हटा दो आप, लेकिन जो हटाने की पावर है साथ ही में जो अपॉइंट करने की पावर है वो दोनों भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है। सो मिनिस्टर शैल बी हेल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देन थर्ड क्लॉज कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ये सबसे बड़ा फीचर है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। ओके, सो इसे याद रखिए कि जो मिनिस्टर्स होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उनका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू द हाउस ऑफ पीपल, राइट। हाउस ऑफ पीपल को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनिस्टर्स। देन बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड द सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स सेट आउट फॉर द पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल। ओके, जो मिनिस्टर्स होंगे ऑफिस में आने से पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उनको ओथ देंगे। उनकी ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, तो ओथ जो होती है वो ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी होती है, राइट। सीक्रेसी की ओथ होती है जो कि हमारे थर्ड शेड्यूल में लिखी गई है। लेकिन इतना याद रखिए कि मिनिस्टर्स जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ओके, साथ ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको भी ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, ये कलेक्टिव वर्ड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है टू द हाउस ऑफ द पीपल। जो भी हाउस ऑफ द पीपल है, हमारा लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। ओके, सो हाउस ऑफ द पीपल को वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन मिनिस्टर जो होंगे वो होल्ड करेंगे ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो यहाँ पर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। देन प्राइम मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर्स होंगे, इनको ओथ कौन दिलाएगा? तो प्रेसिडेंट दिलाएंगे। तो ये सभी चीजें जो है ना वो आर्टिकल 75 में लिखी गई। 74 जो है वो सिर्फ इसके बारे में बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे प्लस पीएम होंगे और उनके एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करेंगे। ओके, लेकिन उनके बारे में थोरली डीपली आर्टिकल 75 में डिस्क्राइब किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पीएम को कौन अपॉइंट करेगा? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ओके, उसको कौन अपॉइंट करेगा? तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन एडवाइस जो होगी वो प्राइम मिनिस्टर होगी। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है कि मिनिस्टर कब तक ऑफिस में रहेगा, उसके लिए प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होनी चाहिए। ओके, प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नहीं। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होगी हाउस ऑफ पीपल के लिए। मिनिस्टर जो होंगे उनको ओथ भी कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएगा। सीक्रेसी की ओथ होती है वो, ऑफिस एंड सीक्रेसी की, उसको थर्ड शेड्यूल में लिखा गया है। देन फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of either house of the parliament shall at the expiration of that period cease to be minister। कि अगर 6 महीने तक किसी भी हाउस का वो अगर कोई मेंबर नहीं है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ओके, एटलीस्ट उनको राज्यसभा या लोकसभा इन दोनों में से एक, ओके, और या तो वो राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए या तो वो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। अगर 6 महीनों तक कोई भी मिनिस्टर अगर इन दोनों में से किसी एक का भी मेंबर नहीं है तो उसकी जो मिनिस्टर की पोस्ट है उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? रद्द हो जाती है। वो मिनिस्टर नहीं रह सकते उसके बाद। ओके, उनके बाद एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी ए मिनिस्टर, वो मिनिस्टर नहीं रख सकते हैं। ओके, और वो पीरियड कितना है? 6 consecutive months का है, राइट। तो 6 महीनों के अंतर्गत उनको या तो राज्यसभा की सदस्यता या फिर लोकसभा की जो सदस्यता है वो प्राप्त करनी ही पड़ती है। ओके, और ये पीरियड है ऑफ 6 consecutive months का। देन जो सैलरीज होती है एंड अलाउंसेस होते हैं ऑफ द मिनिस्टर शैल बी सच एज पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय
लॉ, पार्लियामेंट एक लॉ बनाकर टाइम टू टाइम ये डिफाइन करती है कि सैलरीज और अलाउंसेस क्या होंगे मिनिस्टर्स के, ओके। until the parliament so determines shall be as specified in the second schedule the attorney general of India, okay। so सेकंड जो शेड्यूल है उसमें बताया गया है कि सैलरीज एम्यूलमेंट्स वगैरह क्या होंगे इन मिनिस्टर्स के, ओके। लेकिन उसके लिए जो है वो कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाती है टाइम टू टाइम कि उनके अगर सैलरीज में कुछ इंक्रीमेंट करना है, उनके अगर सैलरीज में कुछ डिक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट तो कभी होता ही नहीं है भाई, कभी नहीं होगा डिक्रीमेंट, उनकी सैलरीज इंक्रीज होती रहेंगी हमेशा। सो सैलरीज जो है वो इंक्रीज करने का डिक्रीज करने का जो भी है वो पार्लियामेंट देखेगी, वो टाइम टू टाइम लॉज बनाएगी। अगर नहीं बनाती है पार्लियामेंट लॉ, जब तक नहीं डिटरमाइन करती है, तो जो सेकंड शेड्यूल है उसमें जैसे दिया गया है उस तरह से यहाँ पर उनकी सैलरीज होंगी। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू आर्टिकल 75, ओके। सो 75 में इलेबोरेटली मेंशन किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक वो होल्ड करेंगे ऑफिस, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस ऑफ पीपल को है, ओके। उनको ओथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट दिलाता है। उनको 6 महीने के अंतर्गत उनको क्या करना पड़ेगा, उनको किसी भी एक हाउस की सदस्यता लेनी पड़ेगी। सो ये पूरा हो गया सेंटर के बारे में। अब देखते हैं स्टेट के बारे में किस आर्टिकल में लिखा है। तो स्टेट के बारे में आर्टिकल 163 में लिखा गया है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है सेंटर में, ओके, यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगी टू एड एंड एडवाइस। अब वहां पर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए यहाँ पर किसी करेगी, गवर्नर को करेगी, राइट। सेम उसी प्रकार से उसी धारा पर ये उसी तर्ज पर ये सभी चीजें यहाँ पर स्टेट में होंगी, ओके। जैसे वहां पर प्रेसिडेंट था, यहाँ पर गवर्नर होंगे। वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। वहां पर COM प्लस प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ पर COM प्लस चीफ मिनिस्टर होंगे, ओके। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस CM जो होंगे वो एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को, राइट। ये अब देखेंगे अब नीचे के क्लॉज में। सो क्लॉज 1 कहता है ऑफ आर्टिकल 163, ये आर्टिकल ध्यान में रखिए, ओके दोस्तों। जो मैं कहता हूं ना कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो उनको ध्यान में रखिए प्लीज, ओके। जैसे 74 हो गया, 75 हो गया, 163, 164, ये आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी हमारी गवर्नमेंट को डिफाइन करते हैं कि विद इन इंडिया आपकी गवर्नमेंट कैसी होगी, उसके क्या अंग होंगे, ओके। गवर्नर को कौन एड एंड एडवाइस करता है, किसके अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, किसको कौन ओथ देता है, ये सभी चीजें जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में इससे उठकर क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। कोई भी स्टेट सर्विस की एग्जाम है उसमें आपको इन आर्टिकल्स को डायरेक्टली मेंशन करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। सो इनको याद रखिए कि आर्टिकल 163 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर के बारे में बताता है कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। यह हमारा संविधान एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है, एक्सप्लिसिटली कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जो क्या करेगी, गवर्नर को जो है वो एड एंड एडवाइस देगी। सो उसका क्लॉज 1 कहता है आर्टिकल 163 का कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ द चीफ मिनिस्टर एट द हेड। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगी, उनके हेड चीफ मिनिस्टर होंगे। किस लिए? टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। जो भी गवर्नर होंगे उस स्टेट के, उनको एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ CM एज अ हेड, ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस CM एज अ हेड वहां पर होगी टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। तो उसकी उनके जो भी फंक्शंस होंगे उनको एक्सरसाइज करने के लिए ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और CM उसको क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे। except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion। अब देखिए डिस्क्रिशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर लिखा गया है कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग कुछ काम कर सकते हैं, तब ही ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और CM उनको एडवाइस नहीं करेंगे। उन केसेस में ही सिर्फ जो गवर्नर है वो अपने डिस्क्रिशन पर काम करेंगे, ओके। लेकिन उसके अलावा जो भी डिसीजंस होंगे वो गवर्नर खुद नहीं ले सकते, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस CM की क्या लगेगी, एड एंड एडवाइस लगेगी, ओके। सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एनी मैटर इज और is not a matter as respect which governor is by or under his constitution required to act in his discretion, the decision of the governor in his discretion shall be final। अब देखिए 75 में आपने या फिर 74 में आपने कहीं पर देखा है क्या कि डिस्क्रिशन की बात हुई? तो नहीं हुई। लेकिन गवर्नर के बारे में डिस्क्रिशन के बारे में यहाँ पर
आर्टिकल 163 में लिखा गया है। ओके, सो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर की डिस्क्रिशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो इट कम्स अंडर आर्टिकल 163। यहाँ पर लिखा गया है डायरेक्टली कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कौन सा मैटर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ये अगर गवर्नर उनकी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग अगर वो फाइनल कर सकते हैं ना, तो इसमें उनको इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम की मदद की जरूरत नहीं है। द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन शैल बी फाइनल, वो जो भी डिस्क्रिशन ले के अकॉर्डिंग उनका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ओके, एंड द वैलिडिटी ऑफ anything done by the governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion। अगर वो डिस्क्रिशन के मुताबिक कोई डिसीजन लेते हैं, उनकी जो भी डिस्क्रिशनरी पावर है उसके मुताबिक अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। ओके, कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो उनके डिस्क्रिशनरी पावर के अकॉर्डिंग राइट है या रॉन्ग है, इसके लिए किसी भी कोर्ट में कोई नहीं जा सकता है। ओके, सो इससे रिलेटेड जो है ना, अभी आप देखते होंगे कि अगर कोई गवर्नर है, उसकी उस सरकार के प्रति नहीं बन रही है उस सरकार के साथ, तो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर के बाद अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जो सरकारें होती है वो उनको दोषी ठहराती है। वो सरकारें क्या कहती है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो रॉन्ग लिया है वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि वो किसी भी कोर्ट में उसकी वैलिडिटी को चेक नहीं कर सकते। राइट, जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उनकी डिस्क्रिशन से लिया हुआ जो भी डिसीजन होगा ना गवर्नर का, वो फाइनल हुआ होगा। ये आर्टिकल 163 एक्सप्लिसिटली कहता है कि डिस्क्रिशन का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा गवर्नर का। देन थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। ओके, सो सेम उसी तरह पर जैसे 74 आर्टिकल में भी कहा गया है कि जो एडवाइस होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर की, वो प्रेसिडेंट को जो एडवाइस होती है वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं है। उसी प्रकार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, इनकी जो भी एडवाइस होगी टू द गवर्नर, ये किसी भी कोर्ट में इंक्वायर्ड नहीं की जा सकती, इसके ऊपर क्वेश्चन आप उठा नहीं सकते हो। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 163। अब देखेंगे आर्टिकल 164 क्या कहता है। सो उससे पहले देखेंगे, देखिए दोस्तों, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट। सो हमारे जो इंडिया है हमारा, यहाँ पर एक स्टेट है, एक सेंटर है और एक स्टेट है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो दोनों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सेंटर की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, रुकिए इसको हम थोड़ा सा एक ब्लैंक पेपर पे देखेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये देखिए, ये हमारा इंडिया फॉर एग्जांपल। ओके, तो इंडिया में कैसा किया जाता है कि सेंटर होता है, उसके नीचे क्या होता है, स्टेट होता है। सो विद इन इंडिया जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारे, वो दोनों स्तर पर है, सेंटर में भी है स्टेट में भी है। सेंटर के लिए दो लॉज है। आर्टिकल 74 बताता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसी होगी सेंटर में, और आर्टिकल 75 बताएगा कि उसके अंतर्गत जो भी मिनिस्टर्स होंगे उनके फंक्शंस क्या है, उनको कौन अपॉइंट करता है, वो कब तक किसके प्लेजर के ऊपर वहां पर ऑफिस में रह सकते हैं, उनको ओथ कौन दिला गया, इस सब के बारे में आर्टिकल 75 बताएगा। स्टेट में क्या है कि आर्टिकल 163 जो है वो डिफाइन करता है कि वहां पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस जो सीएम होंगे वो एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को। ओके, और आर्टिकल 164 जो है वो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताएंगे कि उनको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेंगे क्या, उनको ओथ कौन दिलाएगा, उनकी सैलरीज कैसे होगी। ओके, सो सेम दोनों तर्ज पर जैसे आर्टिकल 74 और 75 बताता है सेंटर के बारे में पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसी वर्क करती है, उसी प्रकार पर 164, 163 एंड 164 आर्टिकल बताता है कि स्टेट में पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे होती है। ओके, यहाँ पर 74 में जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम की बात की जाती है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, उसी प्रकार से 163 बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस सीएम, ओके नॉट पीएम, यहाँ पर सीएम एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर्स को। लेकिन
प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर जो है उसके बारे में 74 में नहीं बताया गया है, लेकिन 163 में जो डिस्क्रिशनरी पावर है, ओके, ऑफ द गवर्नर उसके बारे में बताया गया है। ओके, सो अगर आपको लिखना है या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, या फिर वीडियो जो है उसको रिवाइंड करके आप फिर से देखिए। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, सो फिर से हम जाएंगे हमारे लेक्चर की तरफ। ओके, सो जो अभी मैंने कहा है ना वही यहाँ पर लिखा है कि आर्टिकल 74 और 75 जो डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द सेंटर, 163 जो है एंड 164 स्टेट के बारे में डील करेगा कि वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे होगी। अब जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड इनटू पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक तो पार्लियामेंट्री हो गया जो कि इंडिया वगैरह हो गया, ब्रिटेन हो गया इसमें है, और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, ये दोनों प्रकार की हो सकती है, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में हेड जो होंगे वो पीएम होंगे, प्रेसिडेंशियल में हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। अब यहाँ पर भी हेड होते हैं लेकिन वो नॉमिनल होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होते हैं सिर्फ नॉमिनल होते हैं, रियल हेड जो होंगे वो पीएम होंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि रियल हेड ही प्रेसिडेंट होते हैं, पीएम वगैरह जैसी जो पोस्ट है ना वो नॉमिनल होती है। ओके, होगी तो भी नॉमिनल होगी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, ये स्टेट्स जो है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डिफाइन की जाती है। अब जैसे द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है इज द वन इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो ये सबसे बड़ा जो फंक्शन है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये आता है। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फीचर क्या है। तो वो फीचर है कि जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है उसमें एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आर्टिकल 75 में दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे हाउस ऑफ पीपल को। ओके, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। जो भी पॉलिसीज जो भी एक्ट्स वो लेगा वो एग्जीक्यूटिव करेगा। वो एग्जीक्यूटिव मतलब वो अगर कोई स्टेट का मिनिस्टर है, कोई कैबिनेट का मिनिस्टर है, वो खुद उसकी जो भी पॉलिसीज होगी, उनके जो भी एक्ट्स होंगे उसके लिए वो लेजिस्लेचर को जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, लेकिन वहीं पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ओके, फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स एंड इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द लेजिस्लेचर, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में वही एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट लेजिस्लेचर को। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम का कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को। ओके, अब देखिए द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट गवर्नमेंट। अब कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि कैबिनेट गवर्नमेंट वहां पर कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, राइट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद कैबिनेट्स होते हैं। आपको पता होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह होते। सो कैबिनेट मिनिस्टर ही पूरी की पूरी जो रियल एग्जीक्यूशन, रियल लॉज वगैरह जो है ना वो बनाते हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है ना वो ही डिसीजंस लेती है। राइट, पीएम के अंतर्गत क्या होती है, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है और वो मिलकर ही जो है वो पूरी की पूरी सरकार चलाते हैं। इसी वजह से रियल जो पावर होती है ना ये कहा जाता है कि पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत होती है। इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होगी उसको कहा ही जाएगा कि वो एक कैबिनेट गवर्नमेंट है। ओके, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होती है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को। इसीलिए इस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है, या फिर वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। वेस्ट मिनिस्टर क्यों, क्योंकि ये वेस्ट वाली जो प्रैक्टिस है ना उसको फॉलो करते हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया। ओके, तो इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये जो है वो प्रिविलेंट है इन ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया एंड अमंग अदर्स। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसमें, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, इन कंट्रीज में ये जो है वो प्रिवेलेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है ना ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ पर वो उनकी लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इसलिए उसको नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है, नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहा जाता है, या फिर फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। एंड इज प्रिवेलेंट इन यूएसए हो गया, ब्राजील, रशिया, श्रीलंका,
या फिर अदर जो भी कंट्रीज है उनमें ये प्रिवेलेंट है। ओके, सो प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज अ नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम, whereas पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब इसके फीचर क्या है, जो भी हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसके फीचर्स क्या है, तो यहाँ पर नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होते, जैसे मैंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर होते और एक प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, अब ये जो है ये हेड, सपोज हेड हो गए दोनों भी, क्या हो गए, हेड ऑफ द स्टेट हो गए। वैसे तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, लेकिन ये हो गए रियल और ये हो गए नॉमिनल। रियल जो होगा हेड ऑफ द स्टेट वो हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, और जो नॉमिनल है सिर्फ नामधारी है, ओके, नॉमिनल, वो कौन हो गया, हमारे प्रेसिडेंट। ओके, सो दो हेड ऑफ द स्टेट होंगे, एक रियल होंगे एक नॉमिनल होंगे। तो इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, मेजोरिटी पार्टी जो होती है वो रूल करती है। सपोज किसी भी पार्टी को एक दुहाई से ज्यादा मत मिले हैं, ओके, हाफ से ज्यादा मत मिले हैं, और एक को हाफ से कम वोट मिले, सपोज एक को 500 में से 500 सीटों के लिए चुना होता फॉर एग्जांपल, उसमें से एक को मिले हैं 250 और एक को मिले 251, सॉरी, और एक को मिले 249। ओके, अब जो 251 वाला है वो मेजॉरिटी पार्टी है तो उसी की सरकार बनेगी, और जो 249 है वो माइनॉरिटी पार्टी बन गई, वो मेजॉरिटी में नहीं है, इसलिए ये क्या हो गई, इसकी सरकार नहीं बनेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर वैसे देखा जाए तो सिर्फ 2 सीटों का ये क्वेश्चन है। अब इनको भी नियर अबाउट 49% वोट मिले, इनको सिर्फ 51% वोट मिले, फिर भी क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लैक्यूना है कि फिर भी जो सरकार है वो मेजोरिटी वालों की ही बनेगी। ओके, यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि भाई 49% लोग जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा कि 51% जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, मेजोरिटी तो उन्हीं की है, इसलिए मेजोरिटी पार्टी क्या करेगी, रूल करेगी। ओके, देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जैसे मैंने कहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे हाउस ऑफ पीपल को। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, मिलजुल कर सरकार बनाई जाती है, सो पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है। डबल मेंबरशिप होती है। अब डबल मेंबरशिप मतलब क्या हो गया कि डबल मेंबरशिप, आप राज्यसभा के भी मेंबर हो, आप लोकसभा के भी मेंबर हो। ओके, सो ड्यूअल मेंबरशिप होती है, डबल मेंबरशिप होती है। देन लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पीएम जो होगा वो लीडर होगा, किसी भी पार्टी का पीएम क्या होगा, लीडर होगा। ये पीएम जो है वो डायरेक्टली चुनकर नहीं आते हैं, राइट, ये जनता में से आते हैं क्या, डायरेक्टली चुनकर नहीं, इनकी पार्टी एक चेहरा बना देती है और वो कलेक्टिवली किसी को एक को क्या बना देते हैं, पीएम बना देते हैं। लेकिन पीएम की लीडरशिप में ही पूरी की पूरी सरकार क्या करती है, फंक्शन करती है। सो लीडरशिप ऑफ द पीएम इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। देन डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, जो भी लोअर हाउस होगा, जैसे लोअर हाउस हमारे यहाँ पर कौन सा है, लोकसभा, ये जो देख रहे हो ना आप, सपोज ये लोकसभा है, राइट। सो इस लोकसभा का हर 5 साल के बाद, हर 5 साल के अंतराल में क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। उसी प्रकार से जो राज्यसभा है उसका डिसोल्यूशन होता है क्या, नहीं। सो लोकसभा और राज्यसभा दो विभिन्न अंग है। राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, लेकिन लोकसभा क्या होती है, डिसोल्व हो जाती है एवरी 5 ईयर्स में, राइट। सो लोकसभा मीन्स लोअर हाउस जो है उसका डिसोल्यूशन होता है। तो हमारे यहाँ पर लोकसभा है फॉर एग्जाम्पल, किसी और कंट्री में और कोई किसी नाम से जाना जाता होगा, लेकिन जो भी अपर हाउस होगा उसका डिसोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन जो भी लोअर हाउस होगा उसका क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर है कि लोअर हाउस जो है वो डिसोल्व होता रहेगा और जो अपर हाउस होता है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। ओके, उसके 2/3 जो भी सदस्य हैं वो हर 3 साल बाद क्या होंगे, उनको बदल दिया जाएगा। लेकिन हाउस जो है अपर हाउस वो कंटिन्यूस चलता रहता है, लोअर हाउस जो होता है वो डिसॉल्व होता रहता है। सो इट्स अ फंक्शन ऑफ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ये जो 4-5 जो फीचर्स है ना उनको अच्छे से याद रखिए, ये 4-5 जो फीचर है वो क्या है, फिर से एक बार देख लेते। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होंगे, मेजोरिटी पार्टी रूल करेगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगी। एक बार यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी होनी चाहिए, डबल मेंबरशिप होती है,
या तो आप राज्यसभा के मेंबर हो या तो आप लोकसभा के मेंबर हो। अगर 6 महीने तक आप कंटिन्यूअसली 6 महीने तक अगर आप किसी भी एक हाउस के मेंबर हो ना, तब आप मिनिस्टर रह सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। सो ड्यूअल मेंबरशिप है। देन लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में ही सरकार चलती है। और डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, जिसको कहा जाता है लोकसभा, उसका डिसोल्यूशन होता होगा। ओके, होगा ही होगा इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके दोस्तों, सो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, इसको भी मिटा देता हूं। ओके, अब अनलाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वैसे वहां पर यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इसके फीचर हम देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि अमेरिका में है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो जैसे द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर क्या हो गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। लेकिन अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। एज द हेड ऑफ द स्टेट ही ऑक्यूपाइज अ सेरेमोनियल पोजिशन, हेड ऑफ द स्टेट की तरह एक पोजिशन उनको मिलती है। एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही लीड्स द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के भी वो क्या है, लीडर है, और उसी प्रकार स्टेट की भी वो लीडर है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है कि प्रेसिडेंट दोनों लीडर होते हैं, एक तो हेड ऑफ द स्टेट भी होते और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते। अब प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फिक्स्ड टेन्योर फॉर 4 years, 4 सालों के लिए, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। ओके, 4 सालों के लिए एक फिक्स टेन्योर के लिए किसी एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा, मतलब पब्लिक द्वारा प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होते हैं। हमारे यहाँ पर भी इलेक्टेड होते हैं, राइट, लेकिन हमारे यहाँ पर उसके अलग प्रोसेस है इलेक्शन की। ओके, he cannot be removed by the Congress except by impeachment for a grave unconstitutional act, right? जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस द्वारा रिमूव नहीं किए जा सकते जब तक कि एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने कोई काम नहीं किया होगा। ओके, देन द प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट। जो प्रेसिडेंट होंगे वो कैबिनेट की मदद से जो है वो सरकार चलाएंगे। हमारे यहाँ पर भी पीएम क्या करते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उनके साथ क्या करते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट चलाते हैं। ओके, नॉट पीएम। इट इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। यहाँ पर जो नॉन इलेक्टेड, जिनका मतलब जो चुनाव लड़कर नहीं आए हैं, ऐसे नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं, उनकी मिलकर ये एडवाइजरी बॉडी होती है जिसे कैबिनेट कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो चुनाव लड़कर आए हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को उठाकर एक कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर्म की जाती है और उनके एडवाइस पर हमारे पीएम काम करते हैं। ओके, लेकिन यूएस गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो नॉन इलेक्टेड मेंबर है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एज अ सेक्रेटरी, और उनकी मदद से फिर कैबिनेट फॉर्म होती है और उनकी मदद से प्रेसिडेंट काम करते हैं, गवर्न करते हैं कंट्री को। दे आर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम। ओके, जैसे मैंने अभी कहा कि सिलेक्ट और अपॉइंट कौन करता है, इसको प्रेसिडेंट ही करता है इन कैबिनेट मिनिस्टर्स को। एंड आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम, सिर्फ प्रेसिडेंट को ही वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे यहाँ पर वो उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाउस के लिए भी होती है, क्योंकि वो उसी हाउस से लड़कर आए हैं, चुनाव लड़कर आए हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही उनको अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट ने ही उनको सिलेक्ट किया है, अपॉइंट किया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को ही होती है। एंड कैन बी रिमूव्ड बाय हिम एनी टाइम, प्रेसिडेंट उनको रिमूव भी कर सकता है जब उनकी मर्जी चाहे। ओके, द प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस। क्यों, क्योंकि वो कांग्रेस से लड़कर आए ही नहीं है चुनाव, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। ओके, लेकिन प्रेसिडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कांग्रेस के प्रति। ओके, फॉर देयर एक्ट्स दे नाइदर possess membership in the Congress, not attend his sessions. Okay, ना ही उनके पास, उन सेक्रेटरीज के पास ना कौन सी मेंबरशिप होती है कांग्रेस की, ना ही वो किसी सेशन को अटेंड करते। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस। प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं होती है कि वो लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस को डिसॉल्व करे। The doctrine of separation of power is the basis of American presidential system. अब पता चला ना कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्यों है, क्योंकि जो सेक्रेटरी होते हैं वो चुनाव लड़के नहीं आए होते, वो नॉन इलेक्टेड मेंबर होते, वो मेंबर ऑफ द कांग्रेस नहीं होते, इसीलिए उनके जो पावर्स है उनको सेपरेट रखा जाता है पावर्स ऑफ कांग्रेस के अलावा। ओके, इसीलिए एग्जीक्यूटिव के पावर्स अलग होते हैं, जुडिशियरी के पावर्स अलग होते हैं, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में
इन अमेरिका. ओके, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ये सबसे बड़ा फंक्शन है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम का कि वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है. ओके, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर सेपरेटेड एंड वेस्टेड इन 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. अलग अलग 3 ऑर्गन्स होते हैं. एक लेजिस्लेटिव हो गया, एक एग्जीक्यूटिव हो गया और एक हो गया जुडिशियरी. और इन तीनों के बीच स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है. ये एक मेन फीचर है ऑफ द अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. ओके, अब देखिए, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज द फॉलोइंग मेरिट्स. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे. तो उसमें से एडवांटेजेस कौन से, कि हार्मोनी होती है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. ओके, अब लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच हार्मोनी क्यों होती है, इसका सबसे मेन कारण क्या है, ये जो लेजिस्लेचर होते हैं ना, लेजिस्लेचर से उठकर ही एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेंबर है लेजिस्लेचर्स के, ओके, सपोज ए, बी, सी एंड डी. अब प्राइम मिनिस्टर को अगर लगता है कि भाई ए अच्छा काम कर रहा है और बी अच्छा काम कर रहा है, तो ए और बी, ओके, इन दोनों को क्या बना दिया जाएगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री का पार्ट बना दिया जाएगा. ओके, ये हो गए कैबिनेट मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हो गए. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट मिनिस्टर क्या होगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी. ओके, और ये हो गए लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पार्ट, ये हो गए लेजिस्लेचर्स का पार्ट. ओके, सो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, इनमें ये जो दो है ना, ये कॉमन बंदे ही, राइट, क्योंकि इन्हीं से मिलकर क्या बनी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी है, लेजिस्लेचर का ही पार्ट है ये, इसलिए इनके बीच में क्या होती है, हार्मोनी होती है. समझ गए क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी के जो भी मेंबर्स होंगे ना, वो नियर अबाउट सेम ही होंगे. लेजिस्लेचर से ही उठकर कुछ बंदे एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हार्मोनी होती है. सो ये हमारा क्या है, एक मेरिट है इस गवर्नमेंट सिस्टम का कि वहां पर हार्मोनी होती है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. देन सेकंड, हमारा मेन जो है वो मेरिट क्या है, कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है. इनके जो भी एक्ट्स होंगे, इनकी जो भी पॉलिसीज होंगी ना, इसके लिए ये लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये एक मेरिट है, उसका एडवांटेज है. देन प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म. अब डेस्पोटिज्म प्रिवेंट करती है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन है भाई, लेकिन चलिए ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये मेरिट ही है कि डेस्पोटिज्म को क्या करती है, प्रिवेंट करती है. देन रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट. अब रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट क्या, कि अगर सपोज एक गवर्नमेंट है, अगर उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है, अगर वो लैप्स कर गई, तो जो दूसरी गवर्नमेंट है वो रेडी रहेगी अपनी सरकार बनाने के लिए. ठीक है, इसलिए रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट हमेशा रहती है इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. देन वाइड रिप्रेजेंटेशन है, राइट, हर एक जो अंग है, विभिन्न अंग जो होते हैं हमारी सोसाइटी के, उनका वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें, राइट. सो वाइड रिप्रेजेंटेशन भी एक हमारी गवर्नमेंट का क्या है, मेरिट है. सो हार्मोनी बिटवीन स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, डेस्पोटिज्म को प्रिवेंट करती है, रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट होती है, वाइड रिप्रेजेंटेशन है. ये सभी क्या है, मेरिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट. इन स्पाइट ऑफ द अबो मेरिट्स, अब अगर कुछ भाई एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे. सो इन स्पाइट ऑफ अबो मेरिट्स द पार्लियामेंट्री सिस्टम सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिमेरिट्स. तो कौन से डिमेरिट्स है, कौन से डिसएडवांटेजेस है, कि अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है. अब आए दिन क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन होते हैं. ओके, कोई भी उठकर चला जाता है और कहता है कि भाई ये गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है. ओके, इनके पास उतने वोट ही नहीं है कि उनकी सरकार बन सके. तो फिर क्या होता है, अगर जो है किसी गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन होता है, अगर वो गवर्नमेंट उनका ये संविधान के अंतर्गत या फिर किसी भी पार्लियामेंट के अंतर्गत अपना फुल जो है वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है, तो वो गवर्नमेंट क्या होती है, गिर जाती है. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है. सपोज 2-3 गुट मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई गई है, ओके, ए, बी और सी, ये 3 दलों की अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो टिक नहीं पाती है. जैसे अभी प्रेजेंट जो कंडीशन चल रही है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उससे आप सभी को पता चल रहा होगा कि भाई जो गवर्नमेंट्स होती है ना वो अनस्टेबल होती है. ओके, शिवसेना आ गई, फिर राष्ट्रवादी आ गई, एनसीपी आ गई, इन तीनों ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाए. फिर राष्ट्रवादी से कुछ लोग या फिर शिवसेना से कुछ लोग उठकर चले गए बीजेपी में, तो ये सरकार गिर गई जो महाविकास आघाड़ी थी. फिर क्या हुआ,
शिवसेना के जो कुछ लोग हैं वो बीजेपी के साथ चले गए, उनकी गवर्नमेंट बन गई। उससे पहले बीजेपी और राष्ट्रवादी ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, फिर महाविकास आघाड़ी की बन गई, और फिर से राष्ट्रवादी प्लस शिवसेना प्लस कुछ बंदे जो है बीजेपी के, ये मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो ये अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, इसलिए कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है वो सफर करती है अनस्टेबल गवर्नमेंट के इस डीमेरिट से। देन नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। अब अगर कुछ पॉलिसीज इस महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट में बनाई है, तो वो जैसे ही गवर्नमेंट बदल जाएगी ये लोग क्या करेंगे, उनको खारिज कर देंगे, उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें लगेगा कि अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो भाई इनका नाम होगा। सो नॉन कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूटी नहीं होती है पॉलिसीज में, सो ये भी एक डेमेरिट हो गया। देन डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। जो कैबिनेट बोलेगी, भाई रियल जो पावर है ना वो कैबिनेट ही एंजॉय करते, इसीलिए तो सभी की होड़ लगती है कि भाई मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनना है, कैबिनेट मिनिस्टर बनना है कि सीएम ने कैबिनेट मिनिस्टर। सो कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट होना चाहिए किसी भी बंदे को, हर एक बंदे को लगता है कि मुझे कैबिनेट मिनिस्ट्री का पार्ट बना दिया जाए। सो क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर जो है वही रियल पावर को जो है वो एंजॉय करते हैं, वो डिसीजन मेकर होते हैं, प्राइम डिसीजन मेकर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर प्लस सीएम। ओके, अब आपने देखा होगा कि भाई महाराष्ट्र में एक सीएम है, दो डेप्यूटी सीएम है। ओके, डेप्यूटी सीएम दो है, सो पूरी वाट लगा रहे हैं देश की। ओके, सो सबको पावर चाहिए, सब भाग रहे हैं ओके पावर के पीछे, सबको चाहिए कि मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट बनूं, और देश की क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी हालत खराब कर रहे हैं। देन अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट होती है ये जो गवर्नमेंट है वो, क्यों? क्योंकि जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसको प्रेसिडेंट ही चुनता है, उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, उनको प्रेसिडेंट ही निकालता है, और वो इलेक्टेड नहीं होते। ओके, वो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते, सो सेपरेशन ऑफ पावर है इनके बीच में। लेकिन हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ही पार्ट है लेजिस्लेचर का, तो सबको ही बनना है फिर कैबिनेट का मिनिस्टर। ओके, सो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है, सो ये भी एक डेमेरिट है। देन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, ओके, बाय अमेच्योर्स, गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स। अब गवर्नमेंट जो बनती है वो अमेच्योर्स से मिलकर बनती है, ये भी हमारा एक डिमेरिट है। सो ये हमारी गवर्नमेंट की क्या है, डिमेरिट्स है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ डिमेरिट्स है जिसे हमने अभी यहाँ पर देखा। ओके, सो डिमेरिट्स है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट, ये तो सबसे बड़ा डिमेरिट है भाई कि अनस्टेबल गवर्नमेंट है, कंटिन्यूटी नहीं होती है पॉलिसीज की। एक बंदा आ गया, उसने कुछ पॉलिसीज रखी, फिर दूसरी गवर्नमेंट बन गई तो वो उसकी पॉलिसीज को खारिज कर देगा, खुद का नाम बनने के लिए कुछ अलग ही पॉलिसी निकाल लेगा। फिर इसकी गवर्नमेंट चली जाएगी, तीसरी गवर्नमेंट आएगी, वो भी दूसरी वाले की क्या कर देंगी, पॉलिसीज खारिज कर देगा। डिक्टेटरशिप होती है कैबिनेट की, जो कैबिनेट कहेंगे वही रूल्स बनेंगे, वही लॉज बनेंगे, उसी के प्रकार से गवर्नमेंट चलेगी। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर के बंदे उठकर एग्जीक्यूटिव में जाते हैं तो पावर को शेयर करते हैं। सो अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स भी होती है। सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम की ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अब देखिए रीजंस फॉर द एडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब हमने क्यों एडॉप्ट किए ये पार्लियामेंट्री सिस्टम? तो क्या था कि साला 150 साल तक क्या चला था, शासन चला था ब्रिटिश का। अब भाई अगर 150 साल तक शासन चल रहा है किसी बंदे का, तो उनकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करी थी। ओके, तो जैसा वहां पर उनके ब्रिटेन में जैसी सरकार थी वैसे ही उन्होंने यहाँ पर रख दी थी कि गवर्नर जनरल से, ओके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उनके अंतर्गत और गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट थे। ओके ओके, सो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, तो उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट है, फिर इनके अंतर्गत प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सॉरी, इनके अंतर्गत प्रिंसली स्टेट्स होंगे। सो ये जो पूरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था ना वो ब्रिटेन की तरह था यहाँ पर। ओके, तो इससे हम पहले से क्या थे, थोड़ा बहुत हमें क्या थी, इसकी आइडिया आ गई थी कि भाई कैसी पार्लियामेंट्री सिस्टम चलती है। सो इसके बारे में हम फैमिलियर थे विद दिस सिस्टम, दैट्स व्हाई वी हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम। सो ये मेजर जो है ये कारण है कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अडॉप्ट किया। बाद में जो है फीचर वीचर वो हमने देखे कि भाई इसके फीचर्स क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, तो ये बात की बात है। अगर कोई बोलता है ना कि भाई फीचर्स को लेकर हमने ये गवर्नमेंट चुनी है, तो ये सब फालतू बात है। क्यों? क्योंकि फैमिलियरिटी थी हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रति, इसलिए हमने इसको चुना। तो ये प्राइम जो है वो रीजन है इसका, इसको अडॉप्ट करने के पीछे। देन प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के प्रति, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति अगर रिस्पॉन्सिबल है तो एक अच्छी बात है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को लगा कि चलो ठीक है, यहाँ पर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है तो इसको अपॉइंट कर लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पॉइंटेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट अ डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस। जो भी एग्जीक्यूटिव होता है ना डेमोक्रेसी में, उसके पास ये दो कंडीशंस उसने सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक तो
स्टेबिलिटी एंड दूसरी होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो मुझे तो नहीं लगता स्टेबिलिटी है हमारी गवर्नमेंट में, लेकिन दूसरी चीज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी एग्जीक्यूटिव के पास स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और उसको सेटिस्फाई कर दी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, then unfortunately it has not been possible so far to advise a system which can ensure both equal and degree, right? तो जैसे मैंने कहा ना कि स्टेबिलिटी तो इंश्योर नहीं कर सकती, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंश्योर करेंगे, इसलिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुना। ओके, एक जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखेगी, दूसरी जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम उसमें आपको स्टेबिलिटी दिखेगी, तो दोनों तो हैंड इन हैंड नहीं चल सकती, दोनों सिस्टम को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। The American system gives more stability but less responsibility, और जो ब्रिटिश सिस्टम थी ऑन द अदर हैंड gives more responsibility but less stability, राइट? अमेरिकन में स्टेबिलिटी मिलेगी, एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट ही चुनेगा, वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, उसके मुताबिक ही चलेगा सब कुछ, उसको कोई निकाल नहीं सकता जब तो प्रेसिडेंट नहीं कहेंगे, तो स्टेबिलिटी ज्यादा थी। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लेजिस्लेचर को, क्यों? क्योंकि वो लेजिस्लेचर का पार्ट ही नहीं है। लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पार्ट है, ओके, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, राइट? स्टेबिलिटी कम होती है ब्रिटिश सिस्टम में या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम में। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन रिकमेंडिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव हैज प्रीफर्ड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेबिलिटी, इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा तवज्जो दी रादर देन स्टेबिलिटी। उन्हें पता था कि भाई चलो ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन जो भी एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए पब्लिक के प्रति, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पब्लिक हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, इसलिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा तवज्जो दी, इसी वजह से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। ओके, सो फैमिलियर थे हम उस सिस्टम से और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए हमने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को चुना जो कि थी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देन नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग अलग अंग होते हैं तो क्या होता, कंफ्लिक्ट होती वहां पर, राइट? कि भाई हम तो चुन के आए हैं, आप तो चुने नहीं हो, आप तो सिर्फ अपॉइंटेड हो, तो हमारी चलनी चाहिए, आपकी नहीं चलनी चाहिए, सो ये कंफ्लिक्ट का कारण बनता। तो इस कंफ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या किया हमने, पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना। क्यों? क्योंकि जो लेजिस्लेटिव अंग है, जो लेजिस्लेटिव जो इलेक्टेड मेंबर्स है, उनसे मिलकर क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी जाती है। ओके, सो ये कंफ्लिक्ट का विषय ना बने इसलिए हमने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया। लेकिन अभी भी चल रहा है, देखो आप लेजिस्लेटिव के जो भी मेंबर्स है सबको लगता है कि इसमें मैं जाकर उठकर एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनूं, मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनूं, तो कंफ्लिक्ट होता ही होता है। सो लेकिन अब इसमें से ही कुछ बंदे उठकर यहाँ पर आ जाएंगे तो थोड़ा कंफ्लिक्ट कम बनेगा, इसलिए हमने इसको अवॉइड करने के लिए, कंफ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं चुना और पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना। क्यों? क्योंकि उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच हार्मोनी होती है, ऐसा कहा जाता है ऑन पेपर। ओके, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है। देन नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी क्या होता है, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट हेट्रोजीनियस स्टेट्स, राइट? हमारा नेचर कैसा है देखो दोस्तों, हेट्रोजीनियस है, होमोजेनियस नहीं है। विभिन्न विभिन्न स्टेट्स है, उनकी विभिन्न विभिन्न भाषाएं है। ओके, सो डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर है, राइट? सो इंडियन सोसाइटी का जो नेचर है इज वन ऑफ द मोस्ट हेट्रोजेनियस स्टेट्स की तरह है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटीज है इन द वर्ल्ड। चप्पे चप्पे के बाद क्या होती है, भाषा बदल दी जाती है, राइट? सो हेट्रोजेनियस नेचर है हमारा, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाओ आपको इतना हेट्रोजेनियस जो नेचर है ऑफ एनी सोसाइटी आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज इट ऑफर्स ग्रेटर स्कोप फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस सेक्शन। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम में वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को क्या है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उनके इंटरेस्ट को, उनके रीजन्स को इन द गवर्नमेंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को अडॉप्ट किया। दिस प्रमोट्स अ नेशनल स्पिरिट अमंग द पीपल एंड बिल्ड्स अ यूनाइटेड इंडिया। ओके, सो हमारा एक यूनाइटेड इंडिया का स्पिरिट जगा रहे, एक यूनाइटेड इंडिया बना रहे, हमारा नेशनल स्पिरिट बना रहे। ओके, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन मिले, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए, उनके रीजन्स को लेकर, उनके रिलीजन को लेकर ध्यान में रखा जाए, इस वजह से सभी को जो है वो मौका मिले, हमारा नेशनल स्पिरिट जो है वो बना रहे, हमारा यूनाइटेड इंडिया बना रहे, कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो, इस वजह से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ओके, सो दीज वर द रीजंस बिहाइंड अडॉप्टिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अब डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश सिस्टम। अब ब्रिटिश सिस्टम और इंडियन सिस्टम में भी क्या क्या अलग अलग चीजें।
तो द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसी उसी तर्ज पर हमने हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम को गवर्न किया है, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को बनाया है, लेकिन इट नेवर बिकेम अ रिप्लिका ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम। सिर्फ फोटोकॉपी नहीं बनी है ब्रिटिश सिस्टम की, एंड डिफर्स इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट, वो इन नीचे दिए गए जो भी फीचर्स हैं ना उसमें थोड़ी थोड़ी उसमें विभिन्नता है, फोटोकॉपी नहीं है ब्रिटिश सिस्टम की। इंडिया हैज अ रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एक रिपब्लिकन सिस्टम है, मोनार्कियल नहीं है। ओके, कोई हेड नहीं है हमारे इंडिया के एज अ मोनार्क वगैरह कि एक ही बंदा पूरे देश को चला रहा है, ऐसा नहीं है, ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम की तरह यहाँ पर नहीं है। ओके, इन अदर वर्ड्स द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया दैट इज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, while the head of the state in Britain, that is king or queen, enjoys a hierarchical position। तो हेरिडेटरी पोजीशन वहां पर एंजॉय की जाती है। ब्रिटेन में एक किंग और क्वीन होता है, वो हेरिडेटरी होती है। ओके, चले आते हैं कि किंग का बेटा ही किंग बनेगा, क्वीन की बेटी क्वीन बनेगी। ओके, सो इस प्रकार से चला आता है, या फिर किंग की जो भी वाइफ होगी वो क्वीन बनेगी। सो ये हेरिडेटरी पोजीशन होती है। इसको हेरिडेटरी पोजीशन को क्या होता है, अज्यूम किया जाता है उन्हीं के वंशजों द्वारा। लेकिन वहीं पर इंडिया में क्या होता है, एक रिपब्लिकन सिस्टम है, चुनाव होते हैं, उनमें से उठकर एक पीएम बनाया दिया जाता है, तो ये हेरिडेटरी नहीं होती है। इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए भी एक चुनाव होते हैं, भले ही वो रियल नहीं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते। ब्रिटिश सिस्टम इज बेस्ड अपॉन डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, व्हाइल द पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया। ओके, ब्रिटिश सिस्टम में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, पार्लियामेंट चाहे वो लॉ बना सकती है, चाहे किसी भी लॉ को रिपील कर सकती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं। इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होती है। इंडिया एंजॉयज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड पावर्स ड्यू टू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, ये सब जो चीजें होती है ना, इनकी वजह से एक लिमिटेड पावर जो है वो पार्लियामेंट में एंजॉय कर सकती है। बीच बीच में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में देखा उन्होंने करके कि भाई चलो कि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देते, 42nd अमेंडमेंट ला लिया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, एक्ट लाया, 25th लाया, जुडिशियल रिव्यू को लेकर चले गए, लेकिन फिर आया बेसिक डॉक्ट्रिन का स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, कि भाई जुडिशियल रिव्यू को आप नहीं हटा सकते हो, आपकी जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं बना सकते हो। सो इसलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो पार्लियामेंट जो है इंडिया की वो सुप्रीम नहीं है, वो एंजॉय करती है एक लिमिटेड पावर, अनलिमिटेड नहीं है उनके पास कि भाई पूरे के पूरे संविधान को वो नहीं बदल सकते। ओके, सो जैसे कि सॉवरेनिटी है पार्लियामेंट की ब्रिटिश सिस्टम में, वैसी सॉवरेनिटी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है, वो लिमिटेड पावर एंजॉय करती है। इन ब्रिटेन द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस और हाउस ऑफ द कॉमन्स ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन इंडिया में ऐसा है क्या? नहीं, आप चाहे राज्यसभा के हो चाहे आप लोकसभा के हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, लेकिन आपके पास 6 महीनों के अंतर्गत किसी भी एक सदन की सदस्यता होनी चाहिए। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस। ओके, किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है वो। यूजुअली द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर इन ब्रिटेन। जो भी मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के, उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा मिनिस्टर इन ब्रिटेन। लेकिन इन इंडिया अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। ओके, बट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि 6 महीने तक अगर आप किसी भी सदन की सदस्यता लेते हो तो फिर आप क्या हो, आप मिनिस्टर बना दिए जाते हो। ओके, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, उसके लिए आप पहले से ही उस सदन के मेंबर होने चाहिए। अगर आप इलेक्टेड हो या फिर अपॉइंटेड हो, तभी इलेक्टेड हो तभी आप अपॉइंट किए जा सकते हो मिनिस्टर। लेकिन भारत में क्या है, आपको पहले अपॉइंट किया जाएगा एज अ मिनिस्टर, बाद में क्या है, आप किसी भी सदन की सदस्यता ले लो। जैसे हमारे जो जयशंकर जी है, ओके, फॉर एग्जाम्पल उनके पास कोई सदस्यता नहीं थी, लेकिन उनको क्या किया, हमने अपॉइंट किया, ओके, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तर्ज पर। बाद में जाकर राज्यसभा की उनको क्या किया, सदस्यता मिल गई, ओके, विद इन 6 मंथ। सो अगर आप मेंबर हो या ना हो हाउस के, आपको मिनिस्टर बना दिया जा सकता है इंडिया में। लेकिन ब्रिटेन में अगर आप मिनिस्टर हो, अगर आप मेंबर हो हाउस के, तभी आपको मिनिस्टर बना दिया जा सकता है। ब्रिटेन हैज अ सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, व्हाइल इन इंडिया हैज नो सच सिस्टम। ओके, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ब्रिटेन में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अगर आप कोई कानून ला रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इंडिया में वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो नहीं है, लीगली नहीं है। ओके, कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, लेकिन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अनलाइक इन ब्रिटेन, द मिनिस्टर इन इंडिया आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। ओके, शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट पता है ना कि चलो भाई एक कैबिनेट बन गई, अगर वो गिर गई तो उसके बाद दूसरी कैबिनेट होती है। ओके, सॉरी, शैडो कैबिनेट क्या होती है,
फॉर एग्जाम्पल एक कैबिनेट है और एक दूसरी कैबिनेट है, तो ये शैडो कैबिनेट जो है ना वो हिडन कैबिनेट होती है. शैडो कैबिनेट इज एन यूनिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम. इट इज फॉर्म बाय opposition party to balance the ruling cabinet and to prepare its member for the future ministerial office. मतलब अगर ये कैबिनेट मिनिस्ट्री ये जो भी गवर्नमेंट पावर में उनके द्वारा बनाई गई है, लेकिन उसी तर्ज पर जो अपोजिशन पार्टी है उनके तो वो क्या करती है, एक शैडो गवर्नमेंट बनाती है, एक शैडो कैबिनेट बनाती है. ये शैडो कैबिनेट क्या करेगी, इनके ऊपर ध्यान रखेंगी कि भाई ये जो है इनको बैलेंस करने के लिए, ओके, इनको बैलेंस करने के लिए क्या होती है, एक शैडो गवर्नमेंट होती है जो कि अपोजिशन पार्टी बनाती है, ओके, रूलिंग कैबिनेट है, ओके. और किस लिए, टू प्रिपेयर इट्स मेंबर फॉर द फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस. अगर ये गवर्नमेंट गिर गई तो बाद में चलकर उठकर ये इनकी गवर्नमेंट बना देंगे और ये जो शैडो कैबिनेट है ये कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर बन जाएंगे. देयर इज नो सच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ है क्या कि भाई इंडिया में ये है कि अगर ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गिर जाती है तो दूसरी जो भी मेजोरिटी पार्टी थी बाद में, सपोज इसके पास 251, जैसे मैंने कहा था 51% वोट है, ये गवर्नमेंट बना दी जाती है इसके द्वारा. लेकिन ये अगर गिर गई तो जो 49% वाली है ना, ये इनमें से कुछ लोगों को फोड़ कर फिर अपनी गवर्नमेंट बना देती है, ओके. सो रेडी गवर्नमेंट होती है दूसरी सेकेंडरी, लेकिन ऐसी शैडो गवर्नमेंट, ऐसी शैडो कैबिनेट वगैरह कुछ नहीं होती, ओके. अपोजिशन मिलकर कोई कैबिनेट गवर्नमेंट बनाती है क्या खुद की, नहीं. लेकिन ब्रिटेन में ऐसा है कि अगर ये कैबिनेट मिनिस्ट्री है तो इसी तर्ज पर जो अपोजिशन होगा वो भी ये कैबिनेट मिनिस्टर बनाएगा, उसको शैडो कैबिनेट कहेगा, ताकि जब वो पावर में आएंगे तो ये शैडो कैबिनेट एज अ कैबिनेट मिनिस्टर वर्क करेगी, ओके. सो देखिए, ओके, सो लास्ट स्लाइड है कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, ओके. सो देखिए दोस्तों, अब इनको कंपेयर करते हैं तो जो फीचर्स है कि यहाँ पर ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होती है, यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ओके. मेजोरिटी पार्टी रूल करती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वहीं पर प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर अ फिक्स टर्म. यहाँ पर होता है, यहाँ पर कोई मेजोरिटी पार्टी जैसा कोई नहीं होता है, प्रेसिडेंट भी सेपरेट इलेक्टेड होते हैं और लेजिस्लेचर भी सेपरेटली इलेक्टेड होते हैं, ओके. वहीं पर यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वहीं पर यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी भी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ओके. देन पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है इसके बीच में, लेकिन वहीं पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कोई भी पॉलिटिकल होमोजेनिटी जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है. पार्लियामेंट्री सिस्टम में डबल मेंबरशिप होती है, वहीं पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिंगल मेंबरशिप होती है, ओके. पार्लियामेंट्री सिस्टम में लीडरशिप जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है, वहीं पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लीडरशिप प्रेसिडेंट की ही होती है. पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिसोल्यूशन होता है लोअर हाउस का, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नो डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस. लोअर हाउस जो होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में. देन पार्लियामेंट्री सिस्टम में फ्यूजन ऑफ पावर्स होता है, ओके. उसी प्रकार से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर्स है. स्ट्रिक्टली पावर जो है वो सेपरेट की जाती है तीन अंगों के बीच में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के बीच में. यहाँ पर फ्यूजन ऑफ पावर्स होते हैं. अब इसके मेरिट्स क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम के, कि हार्मोनी, होमोजेनिटी होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म एंड वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है. वहीं पर डिमेरिट्स जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ये है कि यहाँ पर कंफ्लिक्ट होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में. यहाँ पर तो हार्मोनी होती है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कंफ्लिक्ट होता है. क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर जो होते हैं वो चुनकर आते हैं, एग्जीक्यूटिव नॉन इलेक्टेड होते हैं. देन जैसे यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है गवर्नमेंट की, ओके. नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, मे लीड टू ऑटोक्रेसी. कभी कभी ऑटोक्रेसी भी हो जाती है क्योंकि एक बंदे के पास सरकार चला रहे हो आप, पूरी की पूरी पावर आती है सरकार चलाने की. देन नैरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी होता है यहाँ पर, वहीं पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की डिमेरिट्स क्या है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट है, वहीं पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मेरिट ये है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट होती है. पार्लियामेंट्री सिस्टम का डिसएडवांटेजेस ये है कि नो कंटिन्यूटी होती है पॉलिसीज की, पॉलिसीज कभी कंटिन्यू नहीं रह सकती. लेकिन यहाँ पर डेफिनेटनेस इन द पॉलिसीज दिखाई देता है, पॉलिसीज कंटिन्यूज होती है, ओके. वहीं पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट चलती है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहीं पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर. इनका फीचर ही है कि वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में.
पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट्स बाय अमेच्योर है, लेकिन वहीं पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स है। एक्सपर्ट्स के द्वारा गवर्नमेंट क्या है, चलाई जाती है। यहाँ पर गवर्नमेंट्स बाय अमेच्योर है। ओके, सो ये फीचर्स एंड ये कंपैरिजन हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम का। ऑलरेडी वीडियो जो है वो बहुत ही बड़ी बन चुकी है दोस्तों, मुझे पता है, लेकिन इस चैप्टर को हमने आज कवर कर लिया है। सो अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, डेली अपडेट चाहिए मेरे वीडियोस की, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पॉलिटी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसमें जाकर पूरी की पूरी वीडियोस इस सीरीज को देख सकते हो। ओके, सो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।